हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज़ों की एक सोची समझी गई रणनीति के तहत ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। इसमें वो प्रोविज़न किए गए थे जो कहीं न कहीं भारत को लंबे समय तक अंग्रेज़ों के शासन के अधीन रख सकें। इसलिए यह माना जाता है कि अंग्रेज़ों की यह मानसिकता थी या सोच था कि भारत को लंबे समय तक कैसे गुलाम बनाया जा सकता है, कैसे शासन किया जा सकता है। तो उसी मानसिकता के तहत ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। इसके प्रोविज़न को समझेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से यह भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्रथम कदम के रूप में प्रारंभ हुआ। आगे देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं, एक संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के तौर पे। भारतीय संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम था कि भारतीय संविधान मूर्त रूप में आ सका। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए B.R. अम्बेडकर की भूमिका को भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले वीडियो में B.R. अम्बेडकर के बारे में भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे। आगे देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर है, यानी कि भारतीय संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में यह पहला कदम था या भारतीय संविधान के विकास में पहला मील का पत्थर साबित हुआ। यहाँ से यह माना जाता है कि भारतीय संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उद्देश्य क्या था? तो कंपनी में व्याप्त जो कुप्रशासन था एवं भ्रष्टाचार को दूर करना था, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था, उसका मूल मोटिव ये था कि कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है या कुप्रशासन है, उसको दूर किया जा सके। आगे देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत के मामलों में हस्तक्षेप किया और कंपनी के प्रशासन एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी। कहने का मतलब ये है कि कंपनी तो बहुत पहले से आई थी, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को इस बात का अप्रूवल दे दिया गया कि आप प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को खुद हैंडल करें। आगे देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। कहने का मतलब ये है कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम लॉर्ड नॉर्थ था। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। आगे देखते हैं मुख्य बातें। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट से माना जाता है कि केंद्रीय प्रशासन की, अंग्रेजों के केंद्रीय प्रशासन की प्रारंभ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होता है। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर इसके अधीन रखे गए, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी अधिकारिता मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर के ऊपर हो गई, यानी कि मुंबई एवं मद्रास के जो गवर्नर हुआ करते थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हुआ करते थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया 20 अक्टूबर 1773 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग कब बनाया गया था? तो 20 अक्टूबर 1773 को। कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत और कब कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश जज चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड हुए, यानी कि पहले सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश जज चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड बनाए गए।
आगे देखते हैं मुख्य बातें। इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों सहित सभी ब्रिटिश विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया। यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो प्रांत थे अंग्रेजों के अधीन, जो सभी विषय थे, उन विषयों पे सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वोपरि थी। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने के अलावा भारतीयों से उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लागू। यानी कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वह निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार एवं रिश्वत नहीं ले सकते थे। इन चीज़ों पे इस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया, जो कहीं न कहीं कंपनी को एक सुव्यवस्थित तरीके से चलने के लिए सहयोग के तौर पे देखा जाता है। आगे देखते हैं मुख्य बातें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का सशक्त नियंत्रण लागू। यानी कि ब्रिटिश सरकार का सशक्त नियंत्रण लागू करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी, ताकि कंपनी को रेगुलेट किया जा सके ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कंपनी के लिए राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य हो गया। उस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट में, कि कंपनी के लिए राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य रूप से देनी ही देनी होगी। आगे देखते हैं मुख्य बातें। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन। यानी कि 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ताकि गवर्नर जनरल की सहायता हो सके। सदस्य के तौर पे जॉन कलिवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बारवेल और फिलिप फ्रांसिस, इन चारों को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया, ताकि गवर्नर जनरल को सहयोग कर सकें। आगे देखते हैं मुख्य बातें। परिषद में गवर्नर जनरल को नियम, अध्यादेश, विनियम बनाने की शक्ति थी। कहने का मतलब ये है कि गवर्नर जनरल को यह अधिकारिता दी गई या अधिकार दिया गया कि वह नियम, अध्यादेश और विनियम बना सके। आपात स्थिति में अध्यादेश भी जारी कर सकता था गवर्नर जनरल। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए, ताकि आप अपने नॉलेज को बिल्डअप कर सकें। इसलिए सब्सक्राइब करना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।